कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पर लोगों ने इनेक्ट कर दिया। तो जर्मनी के नागरिकों के लिए एक अच्छा संदेश था। उनको ये लग रहा था कि हमें भी क्यों ना फिर से प्रयास करके इन सभी शासकों को अलग अलग करके एकजुट सारे जर्मन स्टेट्स को कर देना चाहिए। फिर एक और फायदा ये हुआ, 1834 में जब ये सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम लगाया गया तो जर्मनी के सभी व्यापारियों को, मिडिल क्लास लोगों को, बिजनेस क्लास के लोगों को, स्टूडेंट्स को, एजुकेटेड लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि अगर एक जैसी करेंसी हो जाने से व्यापार करना इतना आसान हो जाता है तो इन 39 स्टेट्स को एकजुट करने से हमारे लिए एक देश का नागरिक बन करके सुखी संपन्न जीवन कितना आसान हो जाए। चलिए 1848 के आने के बाद क्या हुआ? 1848 के समय में हमने आपको बताया था उदारवादियों की क्रांति हुई थी जो सेंट पॉल चर्च में हुआ था। जर्मनी के मिडिल क्लास के बहुत सारे लोगों ने मिल करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के चल पड़े वो अपने देश के उस वक्त के शासक के ऊपर, शासक के पास लेकर गए। उस शासक ने उसको मानने से इनकार कर दिया और ये जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिन लोगों ने ये संविधान लिखा था, जो राजा के पास लेकर गए थे, सेना की मदद से इन सभी लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। तो जर्मनी को यूनाइट करने की ये जो पहली कोशिश थी 1848 में, जो ये सेंट पॉल्स चर्च में हुई, जर्मनी के ही फ्रैंकफर्ट शहर में, ये कोशिश विफल हो गई। अब यूनाइट करने की कोशिश करनी है तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए जिस व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है उस व्यक्ति का पूरा नाम था ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क। बुक में आपको इनका नाम शॉर्ट में मिलेगा ऑटो फॉन बिस्मार्क के नाम से, या आप सिर्फ बिस्मार्क याद रखें, इतना ही काफी है। तो बिस्मार्क के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। बिस्मार्क एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बर्लिन में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी और वो जर्मन 39 स्टेट्स की जो संसद हुआ करती थी उस संसद में वो प्रशा का चांसलर हुआ करता था। फिर से समझिए, जर्मनी के 39 स्टेट्स जो एक साथ मिलकर के अपनी कोई समस्या रखते थे, तो चाहे वो प्रशियन एम्पायर के सामने रखें या ऑस्ट्रियन एम्पायर के सामने रखें, क्योंकि जर्मनी की तो अपनी कोई सरकार थी ही नहीं, अलग अलग 4 साम्राज्यों के द्वारा रूल किया जाता था। तो उसमें महत्वपूर्ण ऑस्ट्रिया हंगरी ही थी। तो जब ऑस्ट्रिया हंगरी और प्रशा के पास ये अपनी कोई समस्या रखते थे तो प्रशियन एम्पायर की तरफ से बिस्मार्क प्रशा को रिप्रेजेंट करता था। आप आसान भाषा में समझे, वो एम्बेसडर था प्रशियन एम्पायर का। प्रशियन एम्पायर का बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य था जर्मनी। तो बिस्मार्क ने समझा कि ये जो लगातार क्रांति हो रही है, 1848 में पूरे यूरोप में 17 जगह क्रांतियां हुई थी, तो बिस्मार्क जैसे पढ़े लिखे समझदार मंत्री किस्म के लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम इन देशों को यूनाइट कर दें, इन स्टेट्स को यूनाइट कर दिए, 39 स्टेट्स एक भाषा बोलते हैं, सबके सब जर्मन भाषा बोलते हैं, तो अगर हम इन सबको यूनाइट कर दें और प्रशा के ही किसी एक व्यक्ति को यहाँ का शासक बना दिया जाए तो शासन करना आसान हो जाएगा। ये बार बार का लड़ाई झगड़े का और ये विद्रोहों का जो सिलसिला है ये रुक जाएगा। तो बिस्मार्क ने अब यहाँ समझदारी से काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि कैसे हम जर्मनी को यूनाइट करें। उसने देखा कि डेनमार्क के पास जर्मनी के 2 स्टेट्स हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो जर्मनी के साथ रहना चाहते थे, कुछ डेनमार्क के साथ रहना चाहते थे। तो इसने क्या किया, इसने 1864 ईस्वी में डेनमार्क के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यानी प्रशियन एम्पायर ने डेनमार्क के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध जल्दी ही समाप्त हो गया और डेनमार्क को हरा दिया गया। डेनमार्क के पास जो राज्य थे वो प्रशियन एम्पायर के कब्जे में आ गए। अब दूसरी समस्या थी ऑस्ट्रिया को हराना। ऑस्ट्रिया के बारे में हम शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि एक बहुत शक्तिशाली केंद्र हुआ करता था और एक अच्छा साम्राज्य था। ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर एक महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करता था। अब ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर से इतने सारे हिस्सों को अलग करना, इतने सारे राज्यों को अलग करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। इसमें बिस्मार्क ने एक बार फिर से समझदारी से काम लिया और उसने ग्रेट ब्रिटेन को ऑस्ट्रिया का साथ देने से अलग कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन सिंगल रहना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे किसी युद्ध में हिस्सा ले। फिर साथ ही साथ प्रशा ने फ्रांस को भी मना लिया, यानी बिस्मार्क ने फ्रांस को भी मना लिया। फ्रांस को लगा कि अगर ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच लड़ाई होती है
तो इससे ये दोनों ही साम्राज्य कमजोर पड़ जाएंगे और बाद में फ्रांस फिर से डेवलप कर सकेगा। तो फ्रांस ने इस युद्ध में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तो अब स्थिति बन गई कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध होना था। 1866 ईस्वी में प्रशा ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी ताकि वो ऑस्ट्रिया के पास जितने भी राज्य हैं उनको उनसे अलग कर सके, उनसे छीन सके और बाकी के जर्मन स्टेट्स में मिला सके। 1866 में युद्ध शुरू हुआ, 7 दिन में युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया और रूस की मदद से, रशियन एम्पायर की मदद से प्रशियन एम्पायर ने ऑस्ट्रिया के पास जितने भी राज्य थे वो अपने कब्जे में कर लिए। यानी देखिए, डेनमार्क का जो नियंत्रण था वो हट गया और 2 साल के बाद ऑस्ट्रिया के साथ इस युद्ध में ऑस्ट्रिया के पास जो राज्य थे वो भी प्रशा ने उनसे छीन लिए। अब एकमात्र बड़ा कांटा था रास्ते में फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के पास भी जर्मनी के कुछ स्टेट्स थे। आपको याद होगा, हमने बताया था फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांसीसी सैनिक अपने पड़ोसी देशों में गए थे और वहां राष्ट्रवाद का संदेश लेकर गए थे और कुछ सैनिक आसपास के क्षेत्रों में हमेशा के लिए बस गए थे। तो अब एक बड़ी चुनौती थी कि फ्रांसीसी सेना से युद्ध कैसे किया जाए और उसे हराया कैसे जाए। तो बिस्मार्क ने इसमें कोई हड़बड़ी का काम नहीं किया। एक चीज का और ध्यान रखें आप, फ्रांस से प्रशा की लड़ाई के बारे में जानने से पहले 1861 में इटली नामक एक कंट्री का निर्माण हो चुका था। इटली के बारे में हम इस वीडियो के ठीक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि 1861 ईस्वी में डेनमार्क से युद्ध 1864 में हुआ है, 1864 में। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध 1866 में हुआ है, लेकिन इससे 7 साल पहले ही यानी 1861 में ही इटली एक कंट्री बन चुका था। इटली भी 7 अलग अलग राज्यों का हिस्सा था। राज्यों को मिला करके इटली नामक एक देश 1861 ईस्वी में बन चुका था, जिसकी राजधानी रोम के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस प्रशा की लड़ाई फ्रांस के साथ। स्पेन जो फ्रांस का एक पड़ोसी देश है, स्पेन में भी बर्बन डायनेस्टी का ही शासन हुआ करता था। बर्बन डायनेस्टी वही डायनेस्टी थी जिसके शासक फ्रांस में भी शासन किया करते थे। लुई इसी डायनेस्टी का एक शासक था। स्पेन में 1863 के आसपास आकर के सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर इसीलिए हुआ क्योंकि वहां की जो क्वीन थी, वहां के लोगों ने उस क्वीन को वहां से गद्दी से हटा दिया। स्पेन की क्वीन को स्पेनिश नागरिकों ने गद्दी से हटा दिया और कहा कि भैया हम हमारी सरकार बनाएंगे। इसकी वजह से उनके बीच में आपस में एक सिविल वॉर की स्थिति बन गई, गृह युद्ध हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में जो पड़ोसी देश था फ्रांस, जिसका शासक बर्बन डायनेस्टी का हुआ करता था और बर्बन डायनेस्टी के ही शासक स्पेन में भी हुआ करते थे, तो फ्रांस ने स्पेन की स्थिति को संभालने के लिए अपने सैनिकों को जर्मन स्टेट से निकाल लिया और स्पेन की तरफ भेज दिया। बिस्मार्क इसी मौके की तलाश में था। बिस्मार्क ने जैसे ही देखा कि बचे हुए जर्मन स्टेट्स में फ्रांसीसी सैनिकों की संख्या कम हो गई, उसने 1870 ईस्वी में 1870 में फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस के सैनिक जर्मन स्टेट्स में कम हो चुके थे। फ्रांस के पास अब ज्यादा सैन्य बल नहीं था। ऑपरेशन सेनाओं ने फ्रांसीसी सैनिकों को जर्मन स्टेट से खदेड़ते हुए वर्साई के किले तक पहुंचा दिया और 18 जनवरी 1871 ईस्वी को 18 जनवरी 1871 ऑन अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग फ्रांस के वर्साई के किले से, जिस वर्साई की संधि में आपने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आपने कभी पढ़ा हो हिस्ट्री में, वर्साई की संधि के बाद ही ये जर्मनी को कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा हर्जाना देने के लिए मजबूर किया गया। ये जो कि 40, 50, 60 साल के बाद हुआ था, लेकिन वर्साई के बारे में आपने सुना होगा कई बार। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी आपको याद होगा, वर्साई की किले में जो चीजें चल रही थी। चलिए, तो प्रशियन सेनाओं ने फ्रांसीसी सेनाओं को खदेड़ दिया और वो खदेड़ते हुए जर्मन स्टेट्स, जर्मनी से सटा हुआ है फ्रांस, तो ये खदेड़ते हुए उनको वर्साई के किले तक ले आए। और वर्साई के किले में ही जो हॉल ऑफ मिरर्स है, शीश महल कहते हैं जिसको हम, उस हॉल में सब के सब लोग इकट्ठा हुए। बिस्मार्क इकट्ठा हुआ और बाकी जितने भी सैन्य
ऑफिसर्स हुआ करते थे, वो सब के सब, जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सब के सब इकट्ठा हुए और ये घोषणा की गई कि जर्मन स्टेट्स से अब ना तो डेनमार्क का कोई लेना देना है, ना तो ऑस्ट्रिया का कोई लेना देना, और फ्रांस का भी अब कोई लेना देना नहीं है। अब जर्मन सारे स्टेट्स यूनाइट हो चुके हैं और ये सब के सब जर्मनी नामक एक नेशन के रूप में आज से जाने जाएंगे और आज से इनका शासक होगा कैसर विलियम फर्स्ट। सो ऑन द 18th of January 1871, 39 states of Germany were all together united and Kaiser William I, who was the prince of the Prussian Empire, ध्यान दीजिएगा जर्मनी एक देश जरूर बना था लेकिन अभी भी उसको एक इंडिपेंडेंट सरकार नहीं दी गई थी, क्योंकि प्रशा ने जर्मनी को स्वतंत्र करने में और यूनाइट करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। इसीलिए प्रशा के एक प्रिंस कैसर विलियम फर्स्ट को यूनाइटेड जर्मनी का पहला शासक नियुक्त किया गया। इसी वर्साई के किले से यह घोषणा की गई थी। तो इस तरह से जर्मनी के स्टेट्स को यूनाइट कर दिया गया एंड सिंस देन वी नो जर्मनी एज नाउ अ कंट्री जिसमें 39 स्टेट्स हैं, जर्मन भाषी लोग हैं और अब तो जर्मनी के बारे में ज़्यादातर लोग, हम सभी लोग जानते हैं, दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही कहलाता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इसका जो सेक्शन दिया गया है बुक में आप देखिए लिखा हुआ, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? यस, द आर्मी was the architect of the nation named Germany. Today we discussed how 39 states were united under the leadership of a Prussian ambassador Otto von Bismarck और बिस्मार्क के नियंत्रण में ही, बिस्मार्क के निर्देशन में ही सेना ने मिलकर के सभी 39 स्टेट्स को जोड़ दिया और एक जर्मन स्टेट का निर्माण किया, एक जर्मन कंट्री का निर्माण किया। तो ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। इसके बारे में अगर आपको कोई भी संदेह, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख करके बताएं हमें। और इसके अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे इटली का यूनिफिकेशन, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दिया था। तो अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। तब तक पढ़ाई जारी रखें। बाय, टेक केयर।